सो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि इवोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुई, किस तरह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, माइक्रो मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हुए, न्यूक्लिक एसिड किस तरह से इवॉल्व हुआ और न्यूक्लिक एसिड से आरएनए, आरएनए से डीएनए और फर्स्ट लाइफ कैसे फॉर्म हुआ। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। According to this theory, the first living material, which is protoplasm, has been formed in ocean. सो जो इवोल्यूशन की थ्योरी है इसके हिसाब से जो फर्स्ट लिविंग मटेरियल है उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं और प्रोटोप्लाज्म जो है ओशन में फॉर्म हुआ था। मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया था, बताया था कि जो अर्थ था इनिशियली बहुत हॉट था, बहुत गर्म था, उसमें कंडेंसेशन हुआ जिस वजह से उसके चारों तरफ जो पॉइजनस गैसेस थी वो उनका वाटर में कन्वर्जन हुआ, गैस टू वाटर कन्वर्जन, जिसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। और इस वजह से उसके चारों तरफ ओशियन फॉर्म हुए और वाटर बेस्ट मीडियम होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, और उसमें रिएक्शन होना स्टार्ट हुए और इस तरह से फाइनली जाके जो फर्स्ट लिविंग मटेरियल है प्रोटोप्लाज्म ये फॉर्म हुआ। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अगर ये एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होगा और यहाँ पे फिर सेल वॉल, क्योंकि इनिशियली सेल वॉल ऑर्गेनिज्म में था, ये होगा एक सेल, इसमें न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म एक्सक्लूडिंग सेल वॉल। सेल वॉल को इंक्लूड नहीं करते हम लोग प्रोटोप्लाज्म में, बिकॉज सेल वॉल लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता, सेल वॉल डेड स्ट्रक्चर होता है। सो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म होगा प्रोटोप्लाज्म। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल हैज बीन फॉर्म्ड इन ओशियन। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म्ड, और फिर धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन होते गए और फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। ग्रेजुअली चेंजेस अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वेयर फॉर्म्ड, और फिर उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट हुए और धीरे धीरे बड़े ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म थे वो भी फॉर्म होना स्टार्ट हुए। जैसे मैं लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने आपस में क्लस्टर फॉर्म करके इनिशियल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म किया था। ऐसे बहुत सारे जो सिंगल सेल थे आपस में क्लस्टर फॉर्म करके एक इनिशियल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ दिखते थे। ऑल दिस चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल, ये सब जो चेंजेस हुए डायरेक्ट ऐसे एक साथ अचानक से नहीं हो गए, इसमें बहुत लंबा टाइम लगा, एक प्रोसेस की तरह ही है। ऑलमोस्ट 300 करोड़ ईयर है, इन सारे प्रोसेस को होने में लगभग 300 करोड़ साल हो गए और ये अब भी लगातार ये प्रोसेस चल रहा है, अब भी इवोल्यूशन चालू है। Changes and development in living organism has been all around and multi-dimensional, and this led to evolution of different types of organisms. अब ये चेंजेस और डेवलपमेंट हो रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये एक डायरेक्शन में ना हो के चारों तरफ से चेंजेस हो रहे हैं, मल्टी डायरेक्शनल। नेचर एक तरह से लेबोरेटरी की तरह है जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन को ट्राई किया जा रहा है। जो कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर इवॉल्व करेगी, जो कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर अडेप्ट करेगी अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट में, वही सर्वाइव कर पाएगी, बाकी सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएंगे। जैसे डायनासोर अब एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज जब जिम्नोस्पर्म था तब वो एग्जिस्ट करते थे, जैसे एंजियोस्पर्मिक टाइम स्टार्ट हुआ उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। सो ये मल्टी डायरेक्शनल चेंज है, सिर्फ एक डायमेंशनल चेंज नहीं, अलग अलग तरह से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सभी ट्राई किए गए। Hence this overall process is called as evolution, which is organizational। ये एक पूरी ऑर्गेनाइज प्रोसेस की तरह है जिसमें हर तरह से चेक किया जा रहा है कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर है। Progressive development of plants and animal from the ancestor having different structure and functional organization is called evolution। अब evolution का एक और डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, इट इज प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, लगातार प्लांट्स और एनिमल्स का डेवलपमेंट हो रहा है उनके एंसेस्टर से। एंसेस्टर का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था वो अलग था, उसमें धीरे धीरे कुछ चेंजेस आए और उन चेंजेस की वजह से फाइनली कुछ नए कॉम्बिनेशन इवॉल्व हो गए, इसको ही बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब एंसेस्टर कॉम्बिनेशन से कोई नया कॉम्बिनेशन फॉर्म होना। अब ये सारी जो थ्योरी है इवोल्यूशन की, ये तभी सही साबित होंगी जब हमारे पास कोई इसका एविडेंस होगा, बिकॉज विदाउट प्रूफ साइंस कुछ भी नहीं कहता। हर चीज़ के लिए इसमें एविडेंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे इसको पढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो हम लोग बाहर से देख के कह सकते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए, अब इनका अगर ध्यान से स्ट्रक्चर देखोगे, इन सब के आइज़ का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सिमिलर है, नॉस्ट्रिल, माउथ, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं, ईयर पिन्ना का स्ट्रक्चर
जो साइज है ईयर पिन्ना का वो भी मैच कर रहा है, बॉडी पे पूरी तरह से इनके हेयर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर वो भी मैच कर रहा है। तो ये दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन दोज ग्रुप्स एंड हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसिस्टर। मतलब इनके एंसिस्टर कोई कॉमन होंगे, जिस वजह से इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिख रही है, किसी एक कॉमन एंसिस्टर की वजह से ये सारे इवॉल्व हुए हैं। तो ये था मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस कि इनमें सिमिलैरिटीज है, मतलब इनके एंसिस्टर कॉमन होंगे। अब सेकेंड है एनाटॉमिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, एनाटॉमी मतलब इंटरनल अपीयरेंस। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। सो एनाटॉमिकल एविडेंस में सबसे फर्स्ट एविडेंस है होमोलॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगी और एनालॉगी क्या होती है? होमोलॉगस मतलब जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होगा लेकिन फंक्शन अलग अलग होगा। जैसे फोर लिम्स है ह्यूमन के, कैट, व्हेल और बैट, इनके जो फोर लिम्स है सबके स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये उड़ने में इस्तेमाल होता है, ये चलने में इस्तेमाल होता है, इसका अलग फंक्शन, इसका अलग फंक्शन है, लेकिन स्ट्रक्चर जो सबका सेम है। जैसे कि जो फोर लिम है ह्यूमन का, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, ये सेम स्ट्रक्चर आपको कैट के फोर लिम में भी देखने को मिलेगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। और वही वेल के फोर लिम में ह्यूमरस, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर आपको चारों फोर लिम्स में देखने को मिलेंगे, मतलब इनके एंसिस्टर कॉमन होंगे। फोर लिम्स ऑफ वर्टेब्रेट्स शोइंग होमोलॉगस स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? ये किसी कॉमन एंसिस्टर से इवॉल्व हुए हैं, इस वजह से इनके फोर लिम के स्ट्रक्चर मैच कर रहे हैं। अगर एनालॉगस होता तो उसका फंक्शन सेम होता लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर वो डिफरेंट होता, तो वो इसमें नहीं आएगा। थर्ड एविडेंस है वेस्टिजियल ऑर्गन। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होगा? डीजेनरेटेड, अंडरडेवलप्ड, यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होगा? ऐसे ऑर्गन्स जिनका यूज़ खत्म हो चुका है, लगभग उनका कोई यूज़ नहीं हमारे बॉडी में, या जो डीजेनरेट हो रहे हैं, लगातार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, ऐसे ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, जो फंक्शनल नहीं होते करंट फॉर्म में। हो सकता है पीछे हमारे एंसिस्टर में वो उनका बहुत बड़ा रोल हो, बट करंट फॉर्म में वो अगर फंक्शनल नहीं है तो उसको हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन फॉर लिविंग इन चेंजिंग इन्वायरमेंट इज नॉट पॉसिबल। अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो उसमें हमें अडेप्ट करने के लिए नए स्ट्रक्चर या नए टिश्यूज अगर रिक्वायर होंगे तो फॉर्म होंगे, लेकिन ऐसा नहीं अगर सपोज यहाँ पे सिंग फॉर्म होना होगा तो डायरेक्ट एक दिन में ऐसे अचानक से ह्यूमंस के सिंग नहीं निकल आएंगे। अगर उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो धीरे धीरे इवॉल्व होगा, उसमें टाइम लगेगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है इवोल्यूशन, डायरेक्ट एक दिन में उसके सिंग नहीं बाहर आ जाएंगे। सो सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें एक प्रॉपर टाइम स्पैन होगा जिसमें वो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, नया ऑर्गन तो नहीं फॉर्म होंगे बल्कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स है उसमें स्लो स्लो चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। Mostly, a specific structure in the body is useful under certain situation. However, same structure under different situation may become useless or even harmful. कोई भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, वो किसी एक सर्टेन कंडीशन में यूजफुल होगा और अगर दूसरे कंडीशन में उसको देखें तो हार्मफुल या खतरनाक भी हो सकता है। Such organs are seen in different phases of disappearance in living in different animals. अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर डीजेनरेट होते जाते हैं। अगर उसके लिए यूजफुल नहीं है तो उसमें बिना मतलब का एटीपी खर्चा नहीं करेगा। सेल प्रॉपर हिसाब किताब रहता है उसके पास, किसने कौन से सेल के लिए, डीएनए के पास जो न्यूक्लियस है उसके पास हर सेल का प्रॉपर हिसाब रहता है कि किसको कितना एटीपी रिक्वायर है। जो सेल जरूरत की नहीं है बॉडी उसको हटा देती है। अपेंडिक्स, उसका एग्जाम्पल क्या? अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। अब अपेंडिक्स जो है ह्यूमन बींग्स में यूजलेस है, उसका कुछ काम नहीं है, लेकिन रूमिनेंट्स जो हैं जो घास खाते हैं, जो डायरेक्ट सेल्यूलोज कंज्यूम करते हैं, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स में वो एंजाइम्स होते हैं, वो बैक्टीरियाज होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। बाकी किसी भी ऑर्गन में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है, इस वजह से ह्यूमन बींग डायरेक्ट सेल्यूलोज कंज्यूम नहीं कर सकते। जो लकड़ी वाला पार्ट है किसी प्लांट का वो हम लोग डायरेक्ट खा नहीं सकते। सो अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट। रूमिनेंट में ये पूरी तरह से फंक्शनल है, बट ह्यूमन बींग में है लेकिन फंक्शनल नहीं है। स्ट्रक्चर अब भी प्रेजेंट है, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शनल नहीं है। उसमें अगर गलती से फूड पार्टिकल्स चला गया तो अपेंडिसाइटिस हो जाएगी और उसको निकालना पड़ेगा, पूरे स्ट्रक्चर को ही निकाल देंगे। उसके बगैर भी इंसान जिंदा रह सकता है, मतलब वो वेस्टिजियल है।
सिमिलरली मसल ऑफ ईयर पिन्ना, अब ईयर पिन्ना जो है, एक्चुअल ईयर जो होता है 3 पार्ट में होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर के बाहर जो होता है ईयर पिन्ना, ये भी एक तरह से वेस्टिजियल है। हाँ, प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है लेकिन उतना हेल्प नहीं करता। टेल बोन, सो ईयर पिन्ना इज यूजलेस टू ह्यूमन बट यूजफुल इन monkeys फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन्स लाइक टेल बोन, विजडम टीथ, बॉडी हेयर्स आर प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। और वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है जैसे कि टेल बोन, जो पुराने एंसेस्टर थे हमारे मंकीज, अलग अलग जो जानवर थे उनमें टेल होती है, इस वजह से टेल बोन फंक्शनल था, बट ह्यूमन बींग में टेल होती नहीं है, मतलब टेल बोन जो है फंक्शनल नहीं है, तो इट इज़ ऑल्सो ए वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। टेल बोन जो कोकिक्स बोन है अब भी ह्यूमन बींग में प्रेजेंट है। विजडम टीथ, जो लास्ट मोलर होते हैं, थर्ड मोलर, जो लास्ट मोलर पेयर होते हैं टीथ में कितने होते हैं, इंसीजर, कनाइन, प्री मोलर, मोलर, 2 1 2 3 इस रेशियो में होते हैं ये, 2:1:2:3। इंसीजर 2 पेयर होते हैं, ऊपर में भी नीचे में भी। कनाइन भी, अपर जॉ में भी और लोअर जॉ दोनों में भी 2-2 एक पेयर होते हैं। प्री मोलर के भी 2 पेयर और मोलर के 3 पेयर होते हैं। उसमें से जो लास्ट पेयर है मोलर का वो वेस्टिजियल होता है, उसका कुछ काम नहीं होता। अगर वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया उसको निकालना पड़ता है। तो विजडम टीथ आर ऑल्सो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। बॉडी हेयर जो है वो भी अब ह्यूमन बींग में फंक्शनल नहीं है। पहले जब पोलर बियर या दूसरे एनिमल जो थे, वो ठंडी जगह में जो एनिमल्स रहते हैं उनमें वो फंक्शनल है, उनके लिए बहुत यूज़फुल है, बट ह्यूमंस के लिए उतना यूज़फुल नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये होता है अपेंडिक्स, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन्स, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट होगा यहाँ से, और फिर ये होता है अपेंडिक्स। इसमें फूड पार्टिकल्स अगर चला गया गलती से भी तो इसे निकालना पड़ता है, अपेंडिसाइटिस वाली बीमारी कंडीशन हो जाती है। तो ये अपेंडिक्स है, ये भी फंक्शनल नहीं है। गुज बम्स जो आते हैं, हेयर्स, बॉडी हेयर्स, दे आर ऑल्सो वेस्टिजियल। विजडम टीथ, ये वाला टीथ होता है, ये वाला पोर्शन। इंसीजर होगा, कनाइन, प्री मोलर और फिर यहाँ पे मोलर। तो उसमें जो लास्ट पेयर होता है यहाँ पे जो होगा ये होता है विजडम टीथ।